भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, पर इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जून 1975 में ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह सुबह आने वाला ये भाषण इंदिरा गांधी का, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पर क्या भारत में लगने वाला ये पहली इमरजेंसी, दूसरी या तीसरी थी? अगर इसके अलावा भी भारत ने कई और इमरजेंसीज देखी थी, तो फिर पर्टिकुलर इस इमरजेंसी को इतना डिबेटेबल क्यों कहा जाता है? नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं एजुकेटर शिवांगी और स्वागत करती हूं आपका कॉन्सेप्ट कैप्सूल दृष्टि आरएएस में। आज हम इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे, इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, राष्ट्रपति शासन और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर है, इसके अलावा और कितने टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, कितने अमेंडमेंट्स हैं जो इन इमरजेंसीज में हमको देखने को मिलते हैं, कितने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो इस इमरजेंसी से प्रभावित हैं, जिन्होंने इस अमेंडमेंट को प्रभावित किया है, जो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, वो सब हम देखेंगे। लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमको सबसे पहले, जब हम ये आपातकाल का चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति जब पैदा होती है ना, इमरजेंसीज प्रोविजंस कहां से कहां तक हमको देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक हमको क्या उल्लेखित मिलता है? इमरजेंसी प्रोविजंस उल्लेखित मिलते हैं। कौन से भाग या कौन से पार्ट में हमको देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं पार्ट 18। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको पता होंगी, पार्ट 18 या भाग 18 में हमको ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो देश इतने साल तक ब्रिटिशर्स के अंदर रहा, जितने साल हम पर विदेशी लोगों ने राज किया, उसके बाद इस तरह का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की आखिर आवश्यकता पड़ी ही क्यों, जिससे सारी पावर्स या सारी चीजों को एक जगह संगठित, एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है। तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारी जातियां थी, क्रीड थी, बहुत सारे लोग थे जो इस देश में शामिल नहीं होना चाहते थे, जिसकी एक अलग कहानी है कि किस तरह पटेल साहब ने उनको एक जगह इकट्ठा किया। तो इस तरह का प्रोविजन डालना हमारे संविधान के जो रचयिता थे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि कभी इन केस फ्यूचर में ऐसी जरूरत आन पड़ती है जहां पे कोई भी स्टेट है या कोई भी प्रिंसली स्टेट है जो इस चीज को डिमांड करता है कि हमें अलग होना है, तो वहां पे हम पर्टिकुलर इस प्रोविजन का इस्तेमाल करके उस रिबेलियन या रेजिस्टेंस को वहां पर रोक सकें। पर क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन के लिए कभी हुआ, या सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए हमने इमरजेंसी इसका इस्तेमाल किया है? वही आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास में जब हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारी इमरजेंसीज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की इमरजेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी जो हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। ठीक है, पहली है हमारी नेशनल इमरजेंसी। तो जैसे मैंने आपको बताया 350 से शुरू होता है और 360 तक जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है हमारा 352। ठीक है, फिर आता है प्रेसिडेंट रूल, जो कहाँ उल्लेखित है? 356 में उल्लेखित। और फिर आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कहाँ उल्लेखित है? 360 में उल्लेखित। ठीक, जब हम इन इमरजेंसी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आर्टिकल 352 देखते हैं, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की तरह देखते हैं। पर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो एक टर्म है, आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल हमको देखने को नहीं मिलता। हमको क्या टर्म देखने को मिलता है? आपातकाल की घोषणा। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टर्म है ये हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। कौन इसको लगा सकता है? वो ऑफ कोर्स हमारे प्रेसिडेंट साहब इनको लगाते हैं। किन सर्कमस्टांसेस के अंदर लगाते हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से डिस्कस होगा इस क्लास के बाद। आपको इमरजेंसी के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। लेकिन इमरजेंसी कब कब लगाई जाती है? अब हमने देख लिया कि इमरजेंसी लगाई तो जाती है, ये तो हमको पता चल गया कि लगाई जा सकती है। कौन से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करके इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, बट इमरजेंसी कब कब या किन किन स्थिति में लगाई जा सकती है? तो पर्टिकुलर 3 स्थितियां हैं जो हमारे संविधान में मेंशन है। पहली है हमारी आर्म्ड
रिबेलियन, ठीक है, वॉर, ठीक है, और हमारा एक्सटर्नल डेंजर, यानी कि बाहर से हमको कोई खतरा हो, देश की जो फौज है या जो आर्मी है उसने विद्रोह कर दिया हो, या फिर क्या हो, हमारी वॉर हो, कोई वॉर की स्थिति पैदा हो गई हो, तो हम इन 3 स्थितियों में क्या लगा सकते हैं, आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति पहले रह चुकी है? क्या हमने इनमें से कोई चीज है जो पहले फेस की है? तो हमने इनमें से वॉर फेस की है, तो हमने 2 बार फेस की। कौन कौन सी? एक बार 1962 में जब हमारी वॉर हुई थी, किससे? चाइना से, चाइना वॉर। दूसरी बार हमने कब देखी है? 1971 में देखी है, जब हमारी किससे बार वॉर हुई थी? पाकिस्तान से वॉर। और सबसे ज्यादा डिबेटेबल इमरजेंसी जो हमने देखी है वो देखी है 1975 की, इसको हम इंदिरा गांधी इमरजेंसी भी कहते हैं। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमको इमरजेंसी देखने को मिलती है, ये कब तक चली थी। तो ये जो 2 इमरजेंसी हैं जो 1962 में शुरू हुई, ये 1968 तक चली, तो काफी लंबी चली, वॉर का सिनेरियो था। 1971 में जो शुरू हुई वो 1977 तक चली, और 1975 से जो शुरू हुई वो भी 1977 तक चली। कब? मार्च। 2 इमरजेंसी 1977 में खत्म हुई हैं। बहुत बच्चों से अगर आप पूछोगे, उनसे पूछोगे कि 1975 की इमरजेंसी कब खत्म हुई, तो 1977 वो कहेंगे। लेकिन हमको ये पॉइंट भी मालूम होना चाहिए कि जो इमरजेंसी पाक वॉर के टाइम पे शुरू हुई थी, उसका भी जो खत्म करने का रेजोल्यूशन पास हुआ था वो भी 1977 में ही हुआ था। तो 1977 में एक नहीं बल्कि 2 इमरजेंसीज को खत्म किया गया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? कौन से आर्टिकल से इमरजेंसी लगती हैं, कब कब लगती हैं, कब कब शुरू होती हैं, हमने सब पढ़ लिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो चीज हो जाने के बाद ही हम इमरजेंसी लगा सकते हैं? मान लीजिए कि पाकिस्तान ने कल हम पे हमला कर दिया, तो क्या हम कल से इमरजेंसी शुरू करेंगे? या आज हमको इस बात का आभास है कि पाकिस्तान हम पे कल हमला कर सकता है, तो क्या हम आज इमरजेंसी लगा सकते हैं? आभास, ये तो थोड़ा वेग शब्द है, बट हाँ, यानी कि इमिनेंट डेंजर, यानी कि किसी खतरे के आभास के ऊपर भी क्या लगाई जा सकती है? इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है, आभास के ऊपर लगाई जा सकती है। किन 3 वजहों से लगा सकती है हमने वो भी देख लिया है। ठीक है, बट क्या जो ये 3 वजह थी जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई, जैसे कि वॉर थी जिसके ये जो 2 कारण रहे हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर था हमारा आर्म्ड रिबेलियन जो हमने कभी देखा नहीं अब तक, और एक्सटर्नल डेंजर जो कि एक बहुत ही वेग टर्म है। एक्सटर्नल डेंजर में काफी चीजें आती हैं। क्या यही तीनों थी स्टार्टिंग से, हमेशा से? तो हमेशा से ये तीनों नहीं थी, ये तीनों वजहें नहीं थी। ये जो वजह है हमारी, कौन सी? आर्म्ड रिबेलियन, ये नहीं थी। इसकी जगह क्या था? इसकी जगह था हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस था और आर्म्ड रिबेलियन नहीं था। इंटरनल डिस्टर्बेंस ना बहुत वेग टर्म है। इंदिरा गांधी की जब सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, या जब ऑयल क्राइसिस शुरू हुए थे और अचानक से बहुत ज्यादा लोग विद्रोह करने लगे थे, पूरी रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, सड़कों पे आ गए थे, विद्रोह कर रहे थे, छात्र विद्रोह कर रहे थे, एग्जाम के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, ऑयल क्राइसिस शुरू हो चुका था। उसमें जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन का क्या दिया था? टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था। मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। तो जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, 1975 की इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि एक यही इमरजेंसी का प्रोविजन है जो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, जो हमको अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और जिसके बारे में हमको हमेशा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता ही है। ठीक है, तो 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। क्यों क्यों उनको ये चीज शुरू हुई? तो ये चीज शुरू होती है जब हम देखते हैं 1973 में ऑयल
क्राइसिस हमको देखने को मिलती है। ऑयल क्राइसिस भी, पैसा कम हो गया, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। उसी से कुछ वक्त पहले हमको कांग्रेस का स्प्लिट भी देखने को मिलता है। कब हुआ कांग्रेस स्प्लिट? 1969 में। देखिए, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुन के बनाया था सबने, ये सोच के कि वो एक औरत है और वो सबमिसिव रहेंगी, यानी कि सबकी सुनेंगी। उनको गुड़िया भी कहते थे कुछ कुछ लोग। लेकिन हुआ उसका उल्टा, उसका उल्टा हुआ। तो यहाँ सिंडिकेट को आपने देखा होगा, सिंडिकेट एंड कांग्रेस का जो बहुत चलता रहता है, ठीक है। उसमें 1969 में कांग्रेस में हमको स्प्लिट देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी हैं वो कई बड़े फैसले लेती हैं। और कौन कौन से बड़े फैसले लेती हैं? एक होता है आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, और दूसरा आपको फैसला मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखें वो कौन से दो बड़े फैसले इंदिरा गांधी ने लिए जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये तो अब नहीं सुनेंगे किसी की। फिर हमको ऑयल क्राइसिस देखने को मिलता है 1973 में। लोगों में महंगाई होती है, लोगों में अराजकता बढ़ती है, और फिर इसी को शांत करते हुए एक इंसान जो पॉलिटिक्स छोड़ चुका था वो आता है नजर में, जो होते हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, तो हम जेपी भी बोल देते हैं। जेपी नारायण जी आते हैं 1974 में और नारा देते हैं किसका? टोटल रेवोल्यूशन का। वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा करप्शन हो चुका है, इतना ज्यादा अराजकता हो चुकी है, न्यूसेंस हो चुका है, सरकारें सुन नहीं रही हैं, करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो अब सबको सत्ता से उखाड़ के फेंक देना है। इसका नारा वो देते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन का। टोटल रिवॉल्यूशन का नारा जब वो देते हैं तो वो अपनी एक स्पीच में एक फ्रेज यूज करते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस के कंटेक्स्ट में आपको ये बता रही हूं मैं। वो कहते हैं पुलिस वालों और वर्दी वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी ऐसे आदेश का पालन न किया जाए जो नैतिक नहीं है। तो आप समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा नेता जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनसे कह रहा है कि, या जो सरकार में काम करते हैं, कि किसी भी अनैतिक जो आपको आदेश मिले हैं उनका पालन न किया जाए। तो उसी पर्टिकुलर फेज को उठाकर इंदिरा गांधी कहती हैं कि ये क्या कर सकता है? इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, लोगों को भड़का सकता है, और लोग रेजिस्टेंस या रिबेलियन पे उतर आएंगे, मारामारी हो सकती है। और इसलिए फिर क्या होता है? लग जाता है आपका इमरजेंसी, ठीक है। इसी को कर सकते हैं। इसमें बाद में हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इंदिरा गांधी का केस हुआ जहां वोटिंग वाला था, वो सब भी देखने को मिलता है। बट ये था प्राइमरी रीजन कि ये भी हमको देखने को मिलता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बट तुरंत नहीं करती है वो इसको डिक्लेयर, ये एक वन ऑफ द रीजंस बनता है। फिर हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस देखने को मिलता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब क्वेश्चनिंग की जाती है इंदिरा गांधी से कि उन्होंने रायबरेली की सीट जहाँ पे वो हार गई थी, ठीक है, रायबरेली की सीट से इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आता है। वो कहते हैं कि अब वो जो उनका इलेक्शन था वो वॉइड था। पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट उनको स्टे दे देती है, क्योंकि यार आप बताइए, अब आप प्रधानमंत्री हैं और आपके इलेक्शन को वॉइड कर दिया गया है, और अब आपसे कहा जाता है कि आप लोकसभा जा तो सकते हैं बट आप वोट नहीं दे सकते। तो ऐसे प्रधानमंत्री की बात की वैल्यू क्या रह जाएगी, ठीक है। फिर लगती है हमारी इमरजेंसी। इमरजेंसी लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह। प्रेसिडेंट अपने ही किसी आइडिया पे इमरजेंसी नहीं लगाता है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या देते हैं? रिटन में देते हैं, रिटन रिक्वेस्ट की जाती है प्रेसिडेंट से। कौन करता है? सीओएम करता है। सीओएम में ऑफ कोर्स मिनिस्टर्स होते हैं और पीएम होता है। ये मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या लगा दीजिए? इमरजेंसी लगा दीजिए। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी ने बिना सीओएम्स को, तो नेक्स्ट डे जब सबको पता चला, उससे थोड़ी देर पहले ही बाकी पूरी मिनिस्ट्री को पता चला कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। और उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? आप बताइए मुझे, प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे हमारे?
कहते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, वो उस टाइम पे अपने बाथ टब में थे जब उन्होंने वो इस चीज को साइन किया था। तो सोचने समझने तक का उनको वक्त नहीं दिया गया था और अगले दिन इमरजेंसी को क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल में हमने बेसिक ग्राउंड देख लिया राष्ट्रपति आपातकाल का। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया रिटन जो एडवाइस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकता है। ठीक है, केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सलाह पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि अकेला अगर प्रधानमंत्री सलाह लेगा तो वो काफी डिबेटेबल हो सकता है कि एक इंसान पूरी सेंट्रलाइजेशन पावर को इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। यह सुरक्षा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ी गई है, यानी कि ये सुरक्षा पहले नहीं थी। क्या ये सुरक्षा पहले नहीं थी? देखिए आप फ्लो देखते हो अमेंडमेंट्स का, अगर आपको नहीं पता है, पहले 38 अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें थोड़े संशोधन करके क्या किया गया, 42nd CAA लाया गया। ये कौन लेके आया? इंदिरा गांधी की सरकार लेके आई, जो 1 साल को एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया, ऐसे ऐसे प्रोविजंस, ऐसी ऐसी चीजें जोड़ी गई जो उस पर्टिकुलर प्रेजेंट सरकार को हेल्प करेंगी। फिर क्या आई, जनता की गवर्नमेंट आई, जनता की सरकार आई। जनता ने क्या किया, 24वां संशोधन लेके आए और उन्होंने इसमें जो भी प्रोविजंस थे जो कि गलत थे, जो हमारा क्रक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, उसको हार्म करते थे, उनको हटा दिया। सरकार आई, सरकार अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स लेके आते। अमेंडमेंट एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इसका भी इस्तेमाल एजेंडास को फुलफिल करने के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा अकेले आपातकाल घोषित करने की संभावना को रोकने के लिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया था। अब बात करते हैं 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बनाया गया था। यहाँ पे ये प्रोविजन था हमारा, जो मैंने आपसे पूछा कमेंट में, यही लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति का जो फैसला होगा वो अंतिम और निर्णायक होगा। उसको चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया गया कि रिटन एडवाइस इंपॉर्टेंट है, COM बताए, लिख कर दे कि हमको जरूरत लग रही है इमरजेंसी लगाने की, इसलिए लग रही है, आप इसलिए लगाइए इमरजेंसी। ठीक है, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये था। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी है, निर्णायक है, अंतिम है, और हमारी जनता को लगता है या कल किसी दूसरी पार्टी को लगता है कि ये तो गलत था, गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई गई, तो आप उसको लेके कोर्ट भी नहीं जा सकते, कोर्ट में भी आप गुहार नहीं लगा सकते। इसको भी एंड कर दिया गया था यहाँ पे। तो जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था वो हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट की जो भी चीजें थी जो खराब थी उनको सही करने के लिए लाया गया था। फिर आया हमारा 24वां संशोधन जो 1978 में आया। देखो इमरजेंसी के जस्ट बाद में ये आया हुआ है। आप इसका साल मुझे बताओ, ईयर जस्ट अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि आगे तो आपको क्लास में पता चल जाएगा। मैं चाहती हूँ अभी आप वीडियो रोकें और इसका ईयर अभी कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं कितनी तैयारी है। राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के बाहर रखने वाला संरक्षण समाप्त कर दिया गया और आपातकाल की घोषणा से सीमित न्यायिक समीक्षा को अधीन कर दिया गया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल संसदीय अनुमोदन की, कि संसद कैसे अनुमोदन और रिक्वेस्ट करती है। पहले संसद के दोनों सदनों को 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक होगा, यानी 1 मंथ के अंतर्गत उनको मीटिंग करनी होगी। पहले ये टाइम कितना था, 2 मंथ्स का था, 2 मंथ्स का था। अब आप मुझे बताओगे विच अमेंडमेंट एक्ट मेड इट फ्रॉम 2 to 1 मंथ, बताओ। पहले टाइम 2 महीने था, बस इसके लिए कि कोई इसको टाल मटोल ना करता रहे, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को क्या कर दिया, 1 महीने का कर दिया गया। आगे बात करते हैं, यदि लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा अनुमोदन दे सकती है। मान लो उस टाइम पे पर्टिकुलरली लोकसभा जो है वो सिटिंग में नहीं है, भंग है, तो उस टाइम पे क्या कर सकती है, और ये राज्यसभा रिक्वेस्ट या अनुमोदन कर सकती है, पास कर सकती है उसको। नई लोकसभा के गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर अनुमोदन भी आवश्यक है। अनुमोदन में बहुमत कैसे वोटिंग होती है, क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, यानी 2/3 जो मेंबर हैं स्पेशल मेजोरिटी से वोट करेंगे तो इमरजेंसी कंटिन्यूअसली पास होगी। इमरजेंसी लगने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अवधि एवं निरंतरता, कितने साल तक लगती है, कितने साल तक कंटिन्यूअस रहती है, ये भी मान लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार अनुमोदन के बाद, यानी एक बार जब पास हो जाता है, आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। जब आप ये 6 महीने देखते हो
तो आपको फटाफट याद आना चाहिए क्या? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जब हमने राष्ट्रपति किया था, ऑलरेडी हम क्लासेस कर चुके हैं पॉलिटी की, किस पे? लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे। तो जब मैंने आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है जब देश में आपातकालीन की स्थिति होती है, आपातकाल की स्थिति होती है, इमरजेंसी की स्थिति होती है, तो लॉज बनाए जा सकते हैं। वही उन पे ही लॉज बनाए जा सकते हैं जो स्टेट में है, और वो स्टेट के लॉज उनको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, राष्ट्रपति बना सकता है, और वो 6 महीने तक एप्लीकेबल रहते हैं। मान लीजिए अगर आप उनको दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो तो 6 महीने प्लस 6 वीक्स के अंदर आप उसको पास कर दोगे, वरना फिर वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। प्रत्येक 6 महीने पर संसद की स्वीकृति से आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक विस्तार के लिए वही विशेष बहुमत आवश्यक होता है। समाप्ति कैसे हो सकती है इसकी? कैसे इमरजेंसी को खत्म किया जा सकता है? शुरू करने का हमने पढ़ लिया, खत्म कैसे होगा? राष्ट्रपति कभी भी घोषणा वापस ले सकते हैं, संसदीय अनुमोदन इसमें आवश्यक नहीं होता। ये आपके लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24वें संशोधन के बाद लोकसभा की विशेष नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट ने क्या किया है कि जो भी पावर है उसको किसके हाथ में रख दिया है? संसद के हाथ में रख दिया है, जनता के हाथ में रख दिया है, जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रख दिया है। तो 24वें संशोधन के बाद लोकसभा को विशेष नियंत्रण प्राप्त हो चुका है, जिससे वो चाहे तो इमरजेंसी को समाप्त कर सकती है। बात करेंगे लोकसभा की विशेष शक्ति की, किसके कंटेक्स्ट में? इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में। यदि लोकसभा के कुल सदस्य 1/10 सदस्य लिखित सूचना देते हैं अध्यक्ष को, यदि लोकसभा चल रही हो, राष्ट्रपति को यदि लोकसभा सत्र में ना हो। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, बहुत घिसा पिटा पुराना फैक्ट हो चुका है, तथ्य हो चुका है, कई बार सवाल बन चुके हैं। बच्चे पीवाईक्यू में भर भर के इन सवालों को देखते हैं। अब इन पर सवाल आपसे आयोग नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक तो इतना रेपिटेटिव है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लोकसभा जब न हो तो क्या होगा, और लोकसभा हो सत्र में तो क्या होगा। तो आपातकाल जारी रखने के विरुद्ध प्रस्ताव पर विचार के लिए कितना? 14 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलानी होगी। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल समाप्ति की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, किस तरह के उससे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे होती है हमने देख लिया। राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कर सकता है, संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। लोकसभा आपातकाल को जारी रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकती है, इसलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बहुमत भी पर्याप्त होता है। 24वें संशोधन से क्या हो चुका है? आपातकाल को जारी रखने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, केवल सरकार की इच्छा पर्याप्त नहीं है। देख लिया आपने, 24वें संशोधन ने फिर से क्या किया? पावर को किसके हाथ में रख दिया? संसद के हाथ में। सेंट्रलाइज नहीं किया है पावर को, सब में डिवाइडेड रखा है कि कोई एक इंसान पूरा फैसला न ले पाए। अब हम बात करेंगे 1975 के आपातकाल के बाद हमको क्या देखने को बोला, मेजर चीजें हमको देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट है शाह कमीशन का गठन हुआ था, और 24वां हमारा क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। क्या था 24 में, क्या क्या ऐड हुआ था? लास्ट में आपके लिए मैंने स्लाइड ऐड की है, जिसमें 38, 42 और 44 तीनों अमेंडमेंट की मैंने क्या की है, एक टेबल बनाई है आपके लिए। आप पीडीएफ मंगा सकते हो, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दो, आपको लिंक मिल जाएगी, या आप यहीं से भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मिनर्वा मिल्स केस जो है हमारा 1980 में आया था। ये भी किससे रिलेटेड है? हमारा इमरजेंसी के कुछ प्रोविजंस जो थे उनको करेक्शन करने के लिए मिनर्वा मिल्स केस में हमको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को चुनौती दी जा सकती है यदि घोषणा दुर्भावना पर आधारित हो, भारी प्रभाव, असंबंधित आधार पर हो, विवेकहीन हो, या संवैधानिक सीमाओं के बाहर हो। तो ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? मिनर्वा मिल्स केस में देखने को मिलता है। 44th हमारा सीए अमेंडमेंट क्या करता है? वो कहता है राष्ट्रपति की संतुष्टि पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है, आपातकाल की घोषणा में संवैधानिक आधार होना आवश्यक है। तो ये हमारे लिए क्या देखने को मिलता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है हमारा, वो हमको फिर से ये बताता है कि जो पावर है, जो इंपॉर्टेंस है आपातकाल की घोषणा में, संवैधानिक आधार पे होने की जरूरत है, यानी कि कोई भी कंप्लीट वन डिसीजन नहीं ले सकता। अब ये है आपके क्या है भारत के संविधान के प्रावधान 58 और 59 में हमको नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर 58 के आधार पर लगता है तो केवल आर्टिकल 19 जो होता है इस इन्फ्लुएंस होता है, वहीं 59 में राष्ट्रपति द्वारा निर्देश मौलिक अधिकार ही जो राष्ट्रपति बताता है ये आपके समाप्त होंगे, वही मौलिक अधिकार आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, कब लागू होता है? केवल युद्ध और भारी आक्रमण पर। ये कब होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको लगना ही होता है, और ये स्वतः यानी कि राष्ट्रपति के आदेश पर ये स्वतः लग जाता है, यानी ऑटोमेटिक लग जाता है। इसको अलग से प्रोक्लेमेशन की या फिर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। वहीं पे राष्ट्रपति को आदेश इसमें हमें इंपॉर्टेंट होता है।
प्रभाव क्या होते हैं? इससे जो आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है किस पे? आर्टिकल 19 पे। वहीं अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार यहाँ पे निलंबित हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह लागू नहीं होते और यहाँ पे लागू हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे राज्यपातकाल के कंप्लीट इन्फ्लुएंस की। किस आर्टिकल से इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? देखो, आर्टिकल 20 निलंबित नहीं होते, 21 निलंबित नहीं होता, जो 19 होता है वो विशेष परिस्थितियों में स्वतः ही निलंबन देखने को इसका मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 358 एवं 359 44 संशोधन के बाद इनमें हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 358 केवल युद्ध और भारी आक्रमण में इसके दौरान इसको लगाया जा सकता है। जो आर्टिकल 19 होता है वो इससे इन्फ्लुएंस होता है। आपातकाल समाप्त होने पर आधारित पुनः प्रभावी हो सकता है। जो लास्ट हमने स्लाइड पढ़ी थी उसका ये क्रक्स है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की अब हम बात करने वाले हैं। हमने 352 कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे 356 की। 356 तो कई बार लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, 3 नाम से इसको हम जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे हमको आपातकाल जैसा शब्द जो है वो देखने को नहीं मिलता। जैसे जो हमको कहाँ देखने को मिलता था, 352 में देखने को मिलता था, वो हमको 356 में देखने को नहीं मिलता है। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रपति शासन जो शब्द है उसका इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 356 का यहाँ पे प्रयोग है 1950 से अब तक। अगर मैं आपको बताऊं तो 1950 से लगभग 1960 तक जितनी बार भी स्टेट इमरजेंसीज या प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है उसके पीछे बहुत सारे यूनिटी से रिलेटेड कारण थे। ठीक है, भारत की संप्रभुता से रिलेटेड कारण थे। लेकिन 1970 के बाद 1990 तक हम जितनी भी प्रेसिडेंट रूल देखते हैं वो सब कौन से देखने को मिलते हैं? वो सब हमको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हुए, अपने अपने पर्सनल रीजंस को बेनिफिट करते हुए देखने को मिलते हैं। कई सारे कारण हैं, आगे आपको फुल चार्ट भी इसमें मिल जाएगा। अनुच्छेद 356 का प्रयोग लगभग 125 से अधिक बार हो चुका है। तो आप देख रहे हो कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है उसको यहाँ पे हमको हैम्पर करने को मिल रहा है। इसको ना डेड लेटर की तरह भी कहा था। किसने? बी आर अम्बेडकर कहते थे इसको ना डेड लेटर की तरह रहने दो। ये है तो सही बट इसका इतना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर भी आप देख सकते हो 125 बार से ज्यादा इसका इस्तेमाल हो चुका है। पहला प्रयोग कब हुआ था? 1951 में पंजाब में, और 1975 के बाद राष्ट्रपति शासन का प्रयोग में राजनीतिक विवाद और आलोचना बढ़ गई थी, विशेष रूप से राज्यों में निर्वाचित सरकारों को हटाने के संदर्भ में। क्या होता था? मान लीजिए सेंटर में कोई सरकार है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में वो है, कुछ चुनिंदा 4-5 स्टेट्स में वो नहीं है, तो वो क्या करती थी? अपनी अपोजिट जो भी पार्टी है उसकी सरकार जिस भी स्टेट में है वहां लगा देती थी राष्ट्रपति शासन। ये हमको 2 बार देखने को मिलता है। जब इंदिरा गांधी के समय पे, जब वो इमरजेंसी के बाद हार गई और जनता जो पार्टी है वो पावर में आई, तो उन्होंने क्या किया? 9 जो भी स्टेट थे जहां पे कांग्रेस की सरकार पावर में थी, उन्होंने इसका बहाना देके या इस चीज का हवाला देके कि वो जो कांग्रेस की सरकार के जो भी जनता है जिस स्टेट में है वो उस चीज से खुश नहीं है, वहां पे उन्होंने स्टेट इमरजेंसी लगा दी, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फिर जनता हार गई और कांग्रेस पावर में आई, उन्होंने सेम चीज रिपीट की। जो 9 स्टेट थी जहां पे जनता की पावर, जनता की पॉलिटिकल पावर में थी, जिस स्टेट्स में 9 स्टेट्स थे वो, वहां पे कांग्रेस ने स्टेट इमरजेंसी लगा दी। तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये राइवलरी के तौर पे भी यूज हुआ जाने लगा। ये केस जो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो 1994 में है, यहाँ पे हमको इस चीज का इन्फ्लुएंस और डिस्कशन देखने को मिलता है, इसलिए ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तुलना का यानी कि कंपैरिजन चार्ट है 352 और 356 के बीच में। इसको हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं, बट आपके लिए मैंने इसको समराइज किया है एक स्लाइड में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पीडीएफ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, जो अब तक भी एक बार भी नहीं लगा है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट हमको देखने को मिल रहा था, शायद कोविड में ये लग सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। एक बार क्राइसिस हुए थे 1990s के आसपास, तब हमको देखने को मिल रहा, पर नहीं हुआ। ठीक है, अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत या उसके किसी भाग पर वित्तीय स्थिरता या को खतरा उत्पन्न हो, यानी कि या तो पूरे भारत में हो या भारत के किसी पर्टिकुलर भाग में हो, ये तीनों में लागू है, सिर्फ प्रेसिडेंट रूल को छोड़ के। यानी नेशनल इमरजेंसी भी या तो पूरे देश में लगाई जा सकती है या देश के किसी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो वहां लगाई जा सकती है। संवैधानिक संशोधन 38 संविधान संशोधन अधिनियम 1975 राष्ट्रपति को संतुष्टि को अंतिम बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसको यहां से हटा दिया गया। प्रभाव क्या होते हैं? केंद्रीय राज्यों के निर्देश दे सकते हैं, राज्य के सभी वर्गों को सरकारी कर्मचारियों को एवं वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है।
सेम वही है कि स्टेट के और सेंटर के रिलेशंस हैम्पर होते हैं, फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाती है, वेतन में कटौती होने लगती है, ठीक है, वित्तीय मामलों में और नियंत्रण बढ़ने लगता है, वही सब मेजर मेजर चीजें हैं। और ये हैं आपके तीनों अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको इनके मेजर पार्ट्स जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आप इनको थरली पढ़िए क्योंकि ये 3 अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पीडीएफ डिमांड कर लेना और आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको राजस्थान में बताया था, राजस्थान का तो हम केस भी देखते हैं, राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ 3 बार इमरजेंसी देखी है, एक टाइम पे कांग्रेस की सरकार में, फिर जनता की सरकार में, ठीक है। फिर हमको बाद में देखने को मिलती है जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, फिर राजस्थान में स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो राजस्थान के इंटरनल रीजंस की वजह से कभी राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, लेकिन जब भी इमरजेंसी लगी है एक्सटर्नल रीजंस की वजह से लगी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान के तीनों इमरजेंसीज के डेट्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ये है आपका लास्ट का क्वेश्चन जिसको आपको मुझे आंसर करना है कि राजस्थान में तीनों टाइम जब भी स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो भी लगी है वो किन किन वर्षों में लगी है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई होप आपको इमरजेंसी का पूरा जो ब्लूप्रिंट था वो समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट कैप्सूल में हम इसी तरह आपके लिए टॉपिक्स लेके आते हैं, उनको सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको वो एग्जाम पर्सपेक्टिव, आरएएस 2026 के पर्सपेक्टिव से और इन जनरल लाइफ में भी आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, आपको चीजों को समझने के लिए वो आसानी हो। इसी तरह आरएएस दृष्टि चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कॉन्सेप्ट कैप्सूल में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।